अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर में भी सब खैरियत से होंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स की। इसके हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था चैप्टर नंबर 7 कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अच्छा, कंपाउंडिंग क्या होता है? एक दवाई को तैयार करना डॉक्टरी नुस्खे के मुताबिक, ठीक है, और उसको पैक करना और फिर मरीज को दे देना, ये डिस्पेंसिंग होती है। तैयार करना कंपाउंडिंग और फिर मरीज को देना डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है जी। ये कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग क्या होता है वो हमने पढ़ा। फिर हमने जर्नल डिस्पेंसिंग के उसूल क्या होते हैं, कि अगर आप दवाई किसी को दे रहे हैं तो उसके जर्नल असूल क्या हैं। सबसे पहले तो आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरी नुस्खे को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, ठीक है, और फिर उसको ठीक से पढ़कर जो जो लिखा हुआ है उसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, कोई आपको शक व शुबा नहीं होना चाहिए। फिर उसको अच्छे से डिस्पेंस करें, डिस्पेंस करके अच्छे से उसको तैयार करें, तैयार करके पेशेंट को दे दें। फिर अब प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? डॉक्टरी नुस्खा। डॉक्टरी नुस्खा जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन कहलाती है। ये एक हुक्मनामा होता है फार्मासिस्ट और मरीज के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इसका पेशेंट डिटेल होती है कि नाम, उसके बाद एज, उसके बाद सेक्स, उसके बाद एड्रेस, ये चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा था नंबर 2 पे डेट, नंबर 3 पे सब सुपरस्क्रिप्शन RX, फिर इनस्क्रिप्शन जिसमें वो दवाई का नाम, उसकी स्ट्रेंथ लिखा जाता है, फिर डोज लिखी जाती है। फिर सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें लिखा जाता है कि कितनी डोज देनी है, कितनी रीफिल करनी है। फिर नीचे डॉक्टर का सिग्नेचर वगैरह आता है, रीफिल स्टेटस वगैरह आता है। फिर हैंडलिंग ऑफ हमने पढ़ा था कि प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपने चीज़ों को रिसीव कैसे करना है, ये बड़ा अहम है। रिसीव करें अच्छे से, रिसीव करने के बाद फिर उसको आपने अच्छे से डोज कैलकुलेशन देखनी है। डोज के बाद आपने किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, कंपाउंडिंग अच्छे से करनी है। फिर उसको फिनिश करना है, लेबल करना है। लेबल करने के बाद आपने रीचेकिंग करनी है सारी चीज़ों की। फिर उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, ये सारा हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने रीफिलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कब करनी है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनकी रीफिलिंग हो सकती है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनकी रीफिलिंग नहीं हो सकती, ये हमने सारा पढ़ा था। आइए आज हमने पढ़ना है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। अच्छा, अब जो भी दवाई तैयार होती है, अगर सिरप तैयार हो रहे हैं तो वो बॉटल में डाले जाएंगे, गोलियां भी बॉटल में डाली जाएंगी। उसके बाद क्रीम तैयार हो रही है तो जार में डाली जाएगी। इसी तरह कोई पेस्ट तैयार हो रही है तो सारी बात है कोलैप्सिबल ट्यूब्स वगैरह में डाली जाएगी। तो ये इन सबको क्या बोलते हैं? कंटेनर। और उसके ऊपर जो ढक्कन लगता है उसको क्लोजर बोलते हैं। तो अब ये कैसे कैसे होने चाहिए, इनके क्या क्या फ़वाइद होते हैं, ये सारा हम पढ़ते हैं। Packaging. It is the art and science in preparing a product for transport, storage, display and use. पैकेजिंग जो है ये एक महारत है साइंस की, जिसके ज़रिए आप दवाई को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, या उसको स्टोर करने के लिए, या उसको डिस्प्ले करने के लिए, या यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए पैकेजिंग करते हैं। Pharmaceuticals are suitably packed so that they should retain their therapeutic effectiveness from the time of their packaging till they are consumed. तो जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं वो सूटेबली पैक होने चाहिए ताकि उनको जो थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस है, जो उनकी
ताकत है वो कम ना हो किसी भी किस्म से। पैकेज जो होते हैं, जो पैकेजिंग होती है, ये दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक होता है कंटेनर, दूसरा क्लोजर। कंटेनर क्या होता है? इन विच द ड्रग इज प्लेस एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ड्रग। पैकेजिंग जो कंटेनर होता है वो बेसिकली ड्रग को कंटेनर में डाला जाता है और कंटेनर ही दवाई के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। क्लोजर, दिस सील द कंटेनर टू exclude ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस। जो क्लोजर होता है ये कंटेनर को ऊपर से सील कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से नमी, हवा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाती या अंदर से कोई दवाई की वोलेटाइल होने की सूरत में बुखारात वगैरह बनकर नहीं उड़ सकती। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ मेडिकमेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। और जब ट्रांसपोर्ट वगैरह हो रही होगी तो जाहिर बात अगर क्लोजर नहीं लगा होगा तो वो मेडिसिन बाहर भी गिर सकती है। फैक्टर सेलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग, मतलब कौन सी ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से हम किसी भी कंटेनर को या पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। The selection of container for packaging of pharmaceutical product is depends on the following factor। जो सिलेक्शन है कंटेनर की ये पैकेजिंग के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, ये डिपेंड करती है मुख्तलिफ मुहर्रिकात पे। नंबर 1, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो जो चीज़ है, जो दवाई है, उसकी नेचर क्या है, खसलत क्या है। इट केमिकल एक्टिविटी, अगर वो केमिकल एक्टिविटी है। सेंसिटिविटी टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, अगर वो नमी और हवा से सेंसिटिव है। कंपैटिबल विद पैकेजिंग मटेरियल, और क्या वो पैकेजिंग मटेरियल के साथ कंपैटिबल तो नहीं है। फिर आता है टाइप ऑफ पेशेंट, इट इज़ टू बी यूज बाय एल्डरली और आर्थराइटिक पेशेंट और अ बाय चाइल्ड। ये भी देखा जाएगा कि वो दवाई इस्तेमाल किसके लिए की जा रही है, बच्चे के लिए, बड़े के लिए, बूढ़े के लिए या किसी एथलीट के लिए, तो उस मुताबिक पैकेजिंग मटेरियल तैयार होगा। डोजेज फॉर्म, अदर सॉलिड और लिक्विड और गैस। फिर ये भी देखा जाएगा कि उसमें डोजेज फॉर्म है कौन सी, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। जाहिर बात है लिक्विड है, अगर गैस है तो आप उसे बोतल में तो बंद कर नहीं देंगे, बोतल में बंद कर देंगे तो ढक्कन खोला तो सारी गैस उड़ जाएगी। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन, तो ये देखा जाएगा कि उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है। रिक्वायर्ड शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ, उस मेडिसिन की ज़िंदगी कितनी है। प्रोडक्ट यूज़, फिर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कितना किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, फिर ये भी देखा जाता है कि कंटेनर की कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट का कंटेनर बियरेबल है, कितनी कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त के काबिल है। टाइप ऑफ कंटेनर, फिर ये भी देखा जाएगा कि कंटेनर होना कैसा चाहिए, उसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए। डिजायरेबल फीचर ऑफ कंटेनर, अच्छा ये तो कुछ मुहर्रिकात थे जो किसी भी कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे सामने होने चाहिए, एक बात। दूसरा, फिर कंटेनर अच्छा वाला कौन सा होता है, आइए वो उसके कुछ पढ़ते हैं। कंटेनर मस्ट बी रिजिड इनफ टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द कंटेंट। कंटेनर जो है वो इतना सख्त होना चाहिए कि जो उसके अंदर दवाई मौजूद है वो उसकी हिफाजत कर सके। द मटीरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन मस्ट नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट, और जो कंटेनर है उसका जो मटीरियल होगा वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो दवाई के साथ इंटरेक्शन ना कर जाए। क्लोजर मस्ट प्रिवेंट एक्सेस ऑफ मॉइस्चर टू द टैबलेट एंड कैप्सूल, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्रीम, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। और उस कंटेनर का जो क्लोजर हो, जो ढक्कन हो, वो इतना अच्छा हो कि अगर तो उस कंटेनर के अंदर गोलियां या कैप्सूल हैं तो वो बाहर से नमी को अंदर ना जाने दे, और अगर अंदर क्रीम, पेस्ट ऐसी कोई चीज़ है तो वो अंदर से नमी को बाहर
ना आने दे। इतना अच्छा क्लोजर होना चाहिए कंटेनर का। क्लोजर मस्ट बी इजीली रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड। क्लोजर ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से बंद किया और आसानी से खोला जा सके। इट मस्ट नॉट बी डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट द कंटेंट और टू एम्प्टी द कंटेनर कंप्लीटली। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हम उस कंटेनर के अंदर से दवाई को निकालना चाहें या कंटेनर को खाली भी करना चाहें तो किसी किस्म की कोई मुश्किल सामने नहीं आनी चाहिए। मेडिकामेंट मस्ट नॉट बी अब्सॉर्ब बाय कंटेनर मटेरियल नॉर मस्ट डिफ्यूजन थ्रू द वॉल ऑफ द पॉसिबल। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो दवाई है वो मटेरियल के साथ मिक्स हो जाए और जो मटेरियल है दीवारों का कंटेनर का वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कंटेनर का मटेरियल है वो दवाई को मटेरियल में से पास होकर बाहर जाने की इजाज़त दे। इट मस्ट बी इजी टू लेबल द कंटेनर करेक्टली। और अगर कंटेनर के ऊपर हम लेबल लगाना चाहें तो बड़ी आसानी से लेबल कंटेनर के ऊपर लग जाए। इट मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकली एलिगेंट अपीयरेंस। और उसकी खूबसूरत शक्ल, शेप, रंगत भी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्या है कि एक अच्छा कंटेनर कौन सा होगा, उसकी चंद खुसूसियात। फिर टाइप्स ऑफ कंटेनर, कौन कौन से कंटेनर्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ क्लोजर एंड यूज, इस्तेमाल करने और क्लोजर करने के हवाले से जो जो कंटेनर पाए जाते हैं उनमें पहला है वेल क्लोज कंटेनर, अच्छे तरीके से बंद होने वाला कंटेनर। टू प्रोटेक्ट द प्रेपरेशन फ्रॉम कंटेमिनेशन एंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। तो ये कह रहा है कि हमारी प्रेपरेशन जो हमने कंटेनर के अंदर डाली है उसको अच्छे से बंद करके जब भी उसकी पोटेंसी को लॉस होने से बचाता है, अगर ट्रांसपोर्ट होती है तो प्रेपरेशन को लॉस होने से बचाता है। वो क्या है? वेल क्लोज कंटेनर। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर। दूसरा क्या है? एयर टाइट कंटेनर। टू प्रोटेक्ट प्रेपरेशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स और वेपर्स। और हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करें प्रेपरेशन को कि वो एयर टाइट हो, हवा ना तो अंदर जा सके और ना अंदर से बाहर आ सके। ये क्या है? एयर टाइट कंटेनर। फिर है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर कौन से होते हैं? प्रोटेक्ट ड्रग विच अंडरगो डिकम्पोजिशन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। वो वाली अद्वियात जो लाइट के जरिए टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, उनको लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में पैक किया जाता है ताकि लाइट कंटेनर के अंदर ना जा सके और दवाई हमारी खराब ना हो सके। फिर आता है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, which does not allow the air and other gases to pass through it, generally used for injectable, a glass ampule sealed by fusion in most common example। तो ये वो वाली hermetically sealed कंटेनर होते हैं जिनमें किसी किस्म की भी कोई हवा किसी तरीके से भी अंदर नहीं जा सकती। जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, वो पूरे का पूरा सील होता है, उसमें हवा बिल्कुल भी अंदर जा नहीं सकती। सिंगल डोज कंटेनर। फिर कुछ ऐसे कंटेनर्स आते हैं जो कि सिंगल डोज होते हैं, उनको एक बार तोड़ो, उनके अंदर से डोज ले लो मेडिसिन की, फिर उस कंटेनर को फेंक दो। फिर आते हैं मल्टीपल डोज कंटेनर। कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं कि उसमें से बार बार डोज ली जा सकती है। ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ कंटेनर होल्ड अ नंबर ऑफ डोज, इट्स सील्ड इन सच अ वे दैट सक्सेसिव डोजेस कैन बी विड्रॉन इजीली। तो ये ऐसी कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर बार बार डोज को लिया जा सकता है, लेकिन वो डोज के अंदर ना तो हवा जाएगी, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे और ना ही वो डोज खराब होगी। फिर आते हैं एरोसोल कंटेनर। कंटेनर फॉर एरोसोल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द प्रेशर
इवॉल्व एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ प्रेपरेशन। तो जो कंटेनर है वो एरोसोल की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जो प्रेशर उसके अंदर गैस से बनाया जाएगा वो उसको बर्दाश्त कर सके और प्रेपरेशन को अपने साथ अंदर ही रख सके। फिर आता है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। टेम्पर एविडेंट कंटेनर, दीज आर क्लोज कंटेनर fitted with a device that irreversibly indicate if container have been opened। तो वो ये कह रहा है कि ये वो वाले होते हैं कि अगर इनको बंद भी कर दिया जाए तो दोबारा से फिर ये क्लोज नहीं होते। फिर आ जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। शेप्स के लिहाज से कौन कौन सा कंटेनर होता है, आइए वो देखते हैं। नैरो माउथ, पहला है ग्लास। ग्लास के अंदर दो आते हैं, नैरो माउथ और वाइड माउथ। तंग मुंह वाला और खुले मुंह वाला। तंग मुंह वाला कौन सा होता है? लिक्विड ओरल प्रेपरेशन इंटेंडेड टू बी स्वॉलोड लाइक सिरप। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लास के बॉटल्स होती हैं उनका जो नैरो माउथ होता है, तंग मुंह होता है, वो किस लिए बोतलें बनाई जाती हैं? सिरप्स के लिए, एलिक्जर्स के लिए, इमल्शंस के लिए, सस्पेंशंस वगैरह के लिए, इनके लिए ही बनाई जाती है ताकि इनमें ये डिस्पेंस की जा सके। फिर आता है वाइड माउथ, खुले मुंह वाला। जो खुले मुंह वाला गिलास की बॉटल्स होती हैं उनको तैयार किया जाता है ऑइंटमेंट्स के लिए, क्रीम्स के लिए, पेस्ट के लिए। आर डिस्पेंस इन वाइड माउथ कंटेनर। ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्केल कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर प्रेफर्ड। लेकिन ज़्यादातर जो कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती हैं उनको प्रेफर किया जाता है ताकि उनको प्रेस करने से क्रीम बाहर आ जाती है आसानी से और वो इस्तेमाल कर ली जाती है। बल्क पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स फॉर इंटरनल यूज्ड। जो बल्क पाउडर होते हैं या ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड डस्टिंग पाउडर्स आर डिस्पेंस इन एयर टाइट वाइड माउथ और प्लास्टिक जार्स। और जो इनको फिर जो वाइड माउथ वाले प्लास्टिक या ग्लास जार्स होते हैं उनको टाइटली क्लोज करके वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर नंबर 2 पे आती हैं ड्रॉपर बॉटल। ड्रॉपर बॉटल्स कौन सी होती हैं? आपने देखी होंगी, आंखों में ड्रॉप डालने वाली, कानों में ड्रॉप डालने वाली। आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप शुड बी डिस्पेंस इन अंबर कलर ग्लास बॉटल फिटेड विद अ ड्रॉपर। फिटेड विद अ ड्रॉपर। फिर आता है कोलैप्सिबल ट्यूब्स, जैसे कि ये बनी भी हुई है, आपने देखा है कोलैप्सिबल ट्यूब जो आती है, ट्यूब्स क्रीम जिनके अंदर से निकलती है। फिर आता है एम्प्यूल्स, वाइल्स, पॉलीथीन पैकेट फॉर इंट्रावीनस फ्लूइड, एनवेलप्स, स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर पैक्स, कार्टन और बॉक्सेस। ठीक है जी। सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स, हार्ड सॉफ्ट कैप्सूल आर जनरली पैक्ड इन स्ट्रिप्स। इंडिविजुअल पाउडर आर डिस्पेंस इन पेपर बोर्ड और प्लास्टिक बॉक्सेस। तो वो ये कह रहा है कि जो टैबलेट्स कैप्सूल्स वगैरह आते हैं उनको एक स्ट्रिप्स के अंदर पैक किया जाता है। उनको एक स्ट्रिप्स के अंदर क्या किया जाता है? पैक किया जाता है। और ये पैकिंग जो है फिर एक कप उसके अंदर पेपर बोर्ड या एक वो आपने गत्ते के अंदर आपने देखा होगा वो उसके अंदर पैक कर दी जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर कंटेनर। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि कंटेनर जो होते हैं वो उनको सिलेक्ट करते हुए कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर हमने देखा अच्छा कंटेनर कौन सा होता है। फिर हमने देखा कौन कौन से किस्म के कंटेनर होते हैं, एयर टाइट कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। फिर हमने देखा कंटेनर के मुंह, उनकी शक्लें कैसी कैसी होती हैं, वाइड माउथ, ग्लास, ट्यूब, स्ट्रिप। अच्छा, ये सारे हमने कंटेनर देखे। अब हम ये देखेंगे कि ये सारे कंटेनर बनते किस किस चीज़ से हैं? ग्लास से, प्लास्टिक से, पेपर से, मेटल से। ठीक है जी। ये 4 किस्में हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लास। इट इज़ हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट, is composed of a network of silicon and oxygen atom। तो ग्लास जो है ये नॉर्मली सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है।
special type of glass, colored glass or heat resistant glass can be produced. कलर ग्लास भी बनाया जा सकता है और हीट रेजिस्टेंस ग्लास भी बनाया जा सकता है बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स, उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करके। वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास यूज्ड आर, जो कि आम तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लास यूज होते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, नंबर 3 सोडा लाइम ग्लास, टाइप NP नॉन पेरेंट्रल ग्लास, कलर्ड ग्लास, न्यूट्रल ग्लास। ठीक है जी, ये 6 किस्म के मुख्तलिफ ग्लास की किस्में हैं जो आम तौर पर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आ जाता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर प्रोसेसिंग लॉन्ग कार्बन चेन। प्लास्टिक जो हैं ये लॉन्ग कार्बन चेन से बनने वाले एक हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं। द वेरियस पॉलीमर्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंटेनर्स, और मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन प्लास्टिक्स को बनाने के लिए। नंबर 1 है पॉलीइथाइलिन, नंबर 2 है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, नंबर 3 पॉलीस्टाइरीन, नंबर 4 पॉलीप्रोपाइलीन एंड नंबर 5 पॉलीअमाइड्स। ठीक है जी, ये 5 किस्में हैं। फिर आ जाता है मेटल। नंबर 3 पे क्या है? मेटल। नंबर 4 पे पेपर। ठीक है जी, तो मेटल में क्या आएगा? मेटल कंटेनर आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर पैकिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रेपरेशन। तो मेटल को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता दवाइयों के लिए। क्यों? कि जो मेटल होती है यह दवाइयों के साथ रिएक्ट कर जाती है। हाउएवर दे आर यूज फॉर पैकिंग एरोसोल पाउडर एंड टैबलेट्स। लेकिन बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो इनहेलर होते हैं वो मेटल्स में होते हैं, फिर बाज़ औक़ात पाउडर जो होते हैं वो मेटल में आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात टैबलेट्स भी कुछ मेटल में आती हैं। जो आम तौर पर मेटल इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिक्स में वो कौन कौन सा है? नंबर 1 टिन, नंबर 2 एल्यूमिनियम, नंबर 3 स्टील, नंबर 4 लेड। ठीक है जी, टिन, एल्यूमिनियम, लेड और स्टील या आयरन। कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड आर यूज्ड। ट्यूब्स भी बनाई जाती हैं मेटल्स की। दे आर यूज फॉर पैकिंग सेमी सॉलिड प्रेपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, टूथपेस्ट एंड कॉस्मेटिक्स। ये जो मेटल्स की ये जो मेटल्स की ट्यूब्स बनती हैं इनके अंदर हम लोग ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट वगैरह और कॉस्मेटिक्स वगैरह डालते हैं। दे आर अट्रैक्टिव कंटेनर, और ये एक मज़ेदार अट्रैक्टिव कंटेनर होता है। लेड शुड नेवर बी यूज अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली ड्यू टू द रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग। दे आर यूज विद इंटरनल लाइनिंग। तो लेड जो है उसको कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि लेड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसलिए जब भी लेड को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करते हैं? लेड के अंदर लाइनिंग कर दी जाती है। लास्ट पे है पेपर। इट हैज़ एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन प्राइमरी पैकिंग बट इट रिमेन द प्रीडोमिनेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी पैकिंग मटेरियल। वो ये कह रहा है कि पेपर जो है बहुत कम होता है कि पेपर का कंटेनर बने। हाँ, अलबत्ता स्ट्रिप्स बनाने के बाद, ट्यूब्स बनाने के बाद उसकी जो ऊपर वाली पैकिंग है वो पेपर की बन जाती है। ठीक है, आपने अमूमन देखा होगा डब्बियाँ ज़्यादातर पेपर्स की ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंटेनर्स का जो हमने जितनी अभी बात की वो ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे क्लोजर्स की, ढक्कनों की बात करेंगे। ढक्कन कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ठीक है, किस किस चीज़ के होने चाहिए। क्लोजर्स आर अवेलेबल इन 5 बेसिक डिज़ाइन। क्लोजर जो है वो 5 डिज़ाइनों में अवेलेबल है। नंबर 1 स्क्रू ऑन। These are of 2 types: thread screw cap, lug cap. When screw cap is applied, its thread engage with the corresponding thread molded on the neck of bottle.
जब स्क्रू कैप को हम लगाते हैं बॉटल के ऊपर तो उसके अंदर जो धागे बने हुए होते हैं उसके, वो क्या करते हैं, उसकी गर्दन को अच्छे से पैक कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड माउल्टेड ऑन द नेक ऑफ द बॉटल। ठीक है, आपने देखा होगा ढक्कन के अंदर ना आमतौर पे कुछ धागे वगैरह बने होते हैं, धागे नहीं मतलब उसको, वो एक लाइनिंग सी बनी होती है, उसको धागे बोलते हैं। तो आप उसको घुमाते जाएंगे और वो बिल्कुल मजबूती से उसकी बॉटल की गर्दन के साथ स्क्रू टाइट हो जाएगा। लुग कैप क्या होता है? इट इज सिमिलर टू threading screw cap and operate on the same principle, but it has an interrupted thread on closure instead of the continuous thread. It widely used in the food industry jam bottle cap. तो फिर क्या होता है, लुग कैप क्या होता है, ये भी स्क्रू कैप की तरह का होता है, मतलब इसको आप रखेंगे तो ये बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके एंड पे या बिल्कुल स्टार्ट पे एक क्लंप भी लगा होता है कि जब बिल्कुल इसको बंद करते हो तो एंड पे जाके टक की आवाज आती है। ठीक है, तो वो लॉक हो जाता है। फिर जब उसको खोलना होगा थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, फिर उसको घुमाएंगे और वो खुल जाएगा। ठीक है, तो आमतौर पे फूड इंडस्ट्री में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, जैसे वो जैम की जो बॉटल आती है उसमें भी आपने देखा होगा एंड पे टक की आवाज़ आती है। पहला हो गया स्क्रू ऑन जिसमें थ्रेड्स होती हैं, दूसरा है क्रिम्प ऑन। These are crown type closure used as crimped closure for beverages bottle and remain unchanged for many more than 50 years। ठीक है जी, तो क्रिम्प ऑन क्या होता है कि बेसिकली ये जो बेवरेजेस हमारी बॉटल आती हैं उनके ऊपर वो टक करके बंद कर दिया जाता है और ठक करके खोल लिया जाता है। ठीक है जी, और ये 50 साल से चेंज ही नहीं हो रहा। फिर आता है प्रेस ऑन स्नैप सील। आपने CSC जो आती है पीने के लिए उसकी देखी होगी, वो एक सील लगी होती है, उसको खोलो तो वो ढक्कन बाहर आ जाता है, बस ये इसको बोलते हैं स्नैप सील। फिर होता है बंग सील। दे आर कॉनिकल एंड कैन बी इंसर्टेड फॉर अबाउट हाफ देयर लेंथ इनटू द नेक ऑफ द कंटेनर। रबर इज एक्सीलेंट मटेरियल फॉर बंग क्लोजर्स। तो क्लोजर ऑफ वाइल ऑफ पेंसिलिन पाउडर। तो ये क्या होता है, बंग सील क्या होती है, बेसिकली ये एक रबर की सील होती है आमतौर पर, और इसको प्रेस किया जाता है और वो टक करके जाके गर्दन के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, उसको खोलने के लिए बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना पड़ता है, फिर प्रेस करेंगे फिर वो टक करके जाके फिट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नंबर 4 पे आता है रोल ऑन। नंबर 4 पे क्या आता है, रोल ऑन। The aluminum roll-on cap can be sealed securely, open easily and reseal effectively। आमतौर पर एल्युमिनियम के ढक्कन जो हैं वो मिल जाते हैं जिनको आप खोल लेते हैं आसानी से, फिर बंद कर लेते हैं आसानी से। फॉर ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स दीज आर थ्रेडलेस स्ट्रेट साइडेड शेल। तो ये थ्रेडलेस होते हैं, इनमें स्ट्रेट शेल होते हैं। ये मटेरियल जो यूज़ होता है क्लोजर्स के लिए, नंबर 1 कॉक है, नंबर 2 ग्लास है, नंबर 3 रबर है, नंबर 4 मेटल है। कॉक इट इज़ अ वुड ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ ऑक ट्री। तो जो कॉक है ये ऑक ट्री से बनता है। यूज्ड एज स्टॉपर फॉर नैरो माउथ बॉटल्स। तो ये क्या करते हैं, जो नैरो माउथ बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर ये लकड़ी का लगा दिया जाता है ढक्कन और ये उसको क्लोज कर देता है। दूसरा है ग्लास। एज कंपेयर टू कॉक ग्लास इज आइडियल मटेरियल फॉर मेकिंग द स्टॉपर बट दे डोंट प्रोवाइड लीक प्रूफ क्लोजर्स। ग्लास जो है इनको हम लगा देते हैं लेकिन ये लीकेज को नहीं रोकते। फिर आता है थर्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक क्लोजर्स आर मोर पॉपुलर देन अदर क्लोजर मटेरियल्स। प्लास्टिक क्लोजर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। दे आर अनब्रेकेबल एंड ईजिली माउल्डेड इनटू वेरियस साइज एंड शेप। ये ईजिली टूट भी जाते हैं और डिफरेंट साइजेस और शेप में फिट भी हो जाते हैं। फिर आता है रबड़। रबर क्लोजर्स आर मेनली यूज फॉर वाइल्स मल्टी डोज कंटेनर एंड आईवी फ्लूइड। तो रबर के जो क्लोजर्स होते हैं आमतौर पर वाइल्स के अंदर लगाए जाते हैं, उन वाइल्स के अंदर जो मल्टी डोज हों। बॉटल बिकॉज इट कैन विदस्टैंड स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेते हैं और स्टेरिलाइजेशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं। लास्ट पे नंबर 5 है मेटल्स। टिन प्लेट एंड एल्युमिनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज टू मेक द क्लोजर
पिल्फर प्रूफ दे मेक सील विद एलुमिनियम कैप। तो मेटल में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो टिन प्लेट और एलुमिनियम का क्लोयर इस्तेमाल होता है, ढक्कन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। फिर ये हमारे क्लोजर्स जो हैं वो, इनमें एक चीज़ आती है यूनिट डोज पैकेजिंग। ठीक है, यूनिट डोज पैकेजिंग। यूनिट का आप मतलब समझ लें, यूनिट एक ख़ास मिकदार, डोज एक ख़ास मिकदार की डोज, खाने वाली जो डोज होती है। यूनिट डोज पैकिंग एक ख़ास मिकदार की जो डोज है उसको जब पैक किया जाएगा तो वो यूनिट डोज पैकेजिंग कहलाएगी। जैसे गोली, जब जो गोली बनाकर पैक कर दी गई तो मतलब एक ख़ास मिकदार की गोली बनाकर, ख़ास मिकदार की डोज बनाकर उसकी पैकिंग की गई। अब डॉक्टर बड़ी आसानी से कह सकता है एक गोली खा लेना, 2 गोली खा लेना। अब मरीज को बताने की ज़रूरत नहीं है एक पाव खाना, 10 ग्राम खाना, 1 ग्राम खाना, आधा ग्राम खाना, नो, एक गोली खा लेना, बात खत्म। तो ये यूनिट डोज पैकिंग जो होती है। The unit dose package for oral solid is made from some flexible material or maybe strip type package। तो वो ये कह रहा है कि जो यूनिट डोज पैकिंग होती है बेसिकली ये या तो स्ट्रिप्स में बनती है या फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनती है। अब इसमें दो चीज़ें बताई उन्होंने, ब्लिस्टर पैकिंग और स्ट्रिप पैकिंग। आइए ब्लिस्टर पैकिंग पढ़ते हैं। द पैकेज कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल एंड सीलेबल बैकिंग मटेरियल। तो पैकेज क्या है कि आप इस तरह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल से उसकी पैकिंग करें कि जो सीलेबल हो, उसको सीलें लगी हुई हो और बिल्कुल उसका बैकिंग भी जो है ना बिल्कुल बैक मटेरियल भी उसका लगा हुआ हो। स्ट्रिप पैकिंग क्या है? इन स्ट्रिप पैकिंग द टैबलेट एंड कैप्सूल आर पैक्ड इन अ फ्लेक्सिबल फिल्म और फॉइल दैट द कनेक्टेड इन अ कंटिन्यूस फिल्म। तो फिर वो क्या होता है कि एक ऐसे फिल्म चलती हुई आती है एल्युमिनियम की, उसके अंदर दवाई पैक हो जाती है, दो तरफ से फिल्म होगी, उसके अंदर दवाई पैक हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिप पैकिंग। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर। एनी कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम शुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील टू रिटेन द कंटेनर कंटेंट एंड एक्सक्लूड एक्सटर्नल कंटामिनेशन। वो ये कह रहा है कोई भी कंटेनर या कोई भी क्लोजर, ये कंटेनर और क्लोजर जो है इन दोनों को मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि आपकी जो अंदर प्रेपरेशन मौजूद है, उसके अंदर जो दवाई मौजूद है, उसको किसी किस्म का भी बाहर वाले एनवायरनमेंट से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज नोन एज अ चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर क्लोजर। और अगर हम इस तरीके से उसको बनाएं कि उससे बच्चों को कोई भी पॉइजनिंग या नुकसान ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड रेजिस्टेंस कंटेनर एंड क्लोजर सिस्टम। They take advantage of the greater strength of the adult for ease of opening and generally incorporate a locking mechanism। तो इससे होता क्या है बेसिकली कि आप एक लॉक सिस्टम वाला कंटेनर जो है वो बना लेते हैं जिससे बच्चा उस कंटेनर को खोल नहीं पाता। जब खोल नहीं पाता तो पी नहीं पाता, पी नहीं पाता तो नुकसान नहीं होगा। द कॉमनली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक वायल और बॉटल विद अ स्पेशली डिजाइन क्लोजर। होता क्या है कि स्पेशल ग्लास या प्लास्टिक की एक बोतल बनाई जाती है, उसके ऊपर ऐसा कंटेनर क्लोजर लगाया जाता है जो कि लॉक सिस्टम होता है उसका। उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो आपको हथेली रखकर उसको दबाना पड़ता है, दबाने के बाद उसको घुमाना पड़ता है, फिर वो खुलता है। और ये बात बच्चे को पता नहीं होती, बच्चा उसको घुमाई जाता है, वो घूम ही जाता है लेकिन खुलता नहीं है। The closure is common use with dispense medicine or the snap safe closure and push down turn click clock closure। और ये क्या है? इसको बेसिकली बोलते क्या हैं? पुश डाउन टर्न क्लिक क्लॉक क्लोजर्स। ठीक है जी, ये उसका नाम है। तो ये हमारा आज का कंटेनर एंड क्लोजर जो है वो भी ख़त्म हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ा कंटेनर्स कौन से होते हैं, उनको अच्छा सा सिलेक्ट करने के लिए क्या उनके फीचर्स होने चाहिए, कंटेनर्स के टाइप्स क्या हैं, कंटेनर्स के मटेरियल कौन सा है, फिर क्लोजर्स के मटेरियल कौन से हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है जी। कुछ भी मसला हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा।
मेरी तरफ से आज बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।